नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी उम्मीदवार जो है पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और लोग जनसंपर्क भी करना शुरू कर चुके हैं। हर क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण शुरू कर चुके हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज वसीम नैयर अंसारी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार में इनको लोग जानता है और कई सारे पार्टी से जुड़े भी हैं। हालांकि इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था, लोकप्रिय समता पार्टी, जो विलय करके जन सुराज में जुड़े हैं। और इनसे मैं जानना चाहूंगा, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने अंसारी महापंचायत का एक संगठन तैयार किया था और उसमें भी उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन अभी जो है इन्होंने अपना टर्म बदल दिया है, कंडीशन बदला और जन सुराज के साथ जुड़े। तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या रीजन हुआ कि लोकप्रिय समता पार्टी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और अचानक से जन सुराज के साथ जुड़े। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर ऐसा क्या रीजन आया कि आप लोकप्रिय समता पार्टी जो आप बनाए और बहुत तेजी के साथ आगे आगे बढ़ रहा था और फिर आप अचानक से जन सुराज में जुड़े। देखिए, हम लोग के पास पहले कोई विकल्प नहीं था। पूरे बिहार में दबे कुचले समाज को हम लोग जोड़ रहे थे, जिसको राजनीति में अब तक कोई भागीदारी नहीं मिला था। खास करके अंसारी कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने अंसारी महापंचायत बनाया था कि भाई पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, एक भी विधायक अंसारी समाज से नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, एक भी अंसारी समाज से एमएलसी नहीं है। 40 लोकसभा का टिकट बांटा जाता है, एक भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया जाता है। और 16 राज्यसभा का मेंबर पूरे बिहार से बनते हैं, उसमें भी हमारे समाज को कोई जगह नहीं मिलता। हम लोग सभी पार्टियों के पास गए और सामाजिक हिस्सेदारी की बातों को रखा, लेकिन किसी पार्टी ने भी इस बात को तवज्जो नहीं दिया और हमारे समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर हम लोगों ने पार्टी का गठन किया। भाई जब कोई नहीं दे रहा तो अपनी पार्टी बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। पार्टी बना के हम लोग 1 साल लगातार मेहनत किए, पूरे बिहार का दौरा किए, काफी संख्या में लोग जुड़े। उसी बीच प्रशांत किशोर जी ने नई पार्टी का गठन किया, जन स्वराज पार्टी। 2 साल से वो अभियान चला रहे थे, हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे। तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है कि बिहार बदलने का, नया बिहार बनाने का, कि भाई बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार हो और सभी समाज को बराबरी की हिस्सेदारी मिले, इसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जो उनका मेन विजन है। तो हम लोग भी इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब लगा जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसी बात को प्रशांत किशोर जी भी लेकर के आए हैं, और बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार की व्यवस्था जब करेंगे, और उनके पास सारा सिस्टम है, सारा टेक्निक है, चुनाव लड़ाने का और जिताने का उनके पास पूरा कला, उसी के कलाकार है प्रशांत किशोर जी। पूरा देश और दुनिया जो उनको जानता है कि देश के बड़े रणनीतिकार रहे हैं, और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है कि सबसे बड़े रणनीतिकार होने के बाद उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया और बिहार लौट गए कि भाई हमने देश में प्रधानमंत्री भी बनाया, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारा बिहार बहुत पीछे रह गया है। और मैं इस बिहार का हूँ। जब दूसरी जगह जाता हूँ तो बिहारियों को जब गाली दिया जाता है तो उनको बड़ा अपमानित महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं जो काम करूंगा वो बिहार के लिए काम करूंगा, और अपनी मातृभूमि में लौट गए। 2 साल पूरे बिहार में पैदल घूमे हैं, जगह जगह गए, पंचायत गए, गाँव गए, 6,500 से ज्यादा गाँव का दौरा किया। और क्या बेसिक जो परेशानी बिहारियों का है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने खोज के निकाला, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। आज बिहार के ज्यादातर लोग बाहर जाने पर मजबूर है, कमाने का कोई साधन बिहार में नहीं है। मजबूरी में कोई आदमी बाहर जाता है, कोई शौक से नहीं आता। जीवन यापन करने के लिए जो घर में जो बेसिक चीज का जो जरूरत है वो भी बिहार से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ के लोग कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई हरियाणा जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाना है कि बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, और जो शिक्षा है और जो रोजगार है उसकी सारी व्यवस्था मैं इंटरनेशनल लेवल का अगर बिहार में कर दूंगा तो बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य के लिए जाना जाता है उसको अग्रणी राज्य में आने से कोई रोक नहीं सकता है। इनके सारे जब मिशन और विजन को लगातार 2 साल से हम लोग देख रहे थे, फिर हमारी उनसे वार्ता हुई कि भाई हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप हम लोग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमारे समाज के साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने क्लियर कर रखा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आप वसीम साहब अपने समाज के साथ ताकत के साथ हमारे साथ आए, यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं होगा। जो हिस्सेदारी आपका बनता है वो हिस्सेदारी हम देंगे, और सिर्फ हिस्सेदारी नहीं देंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे, सारा संसाधन देंगे, और आपके लोगों को चुनाव लड़ाने का पूरा जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर होगी। आपके लोग, आप मजबूती से अपने लोगों को जोड़िए। जो लगता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं
वैसे वैसे लोगों को पूरे बिहार से चुन के मेरे पास लाइए, हम उनको निखारने का काम करेंगे और हम उनको बेहतर उम्मीदवारी के रूप में प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में, ताकि वो आने वाले समय में आपके समाज के लोग विधायक बन सके। जब सारी व्यवस्था वो दे रहे हैं, सारा लड़ाई हमारा भी वही था, अब वो लड़ाई अगर दूसरे माध्यम से पूरा हो रहा है, इससे बेटर ऑप्शन हम लोग को नहीं लगा। पूरे समाज की हम लोगों ने बैठक किया और पूरे समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बिहार को बदलने का जो सोच है उनके अंदर, जो विजन है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक आदमी आया कि हम शिक्षा में ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, शिक्षा रोजगार की सब बात कर दी। 35 साल से राजद भी बात कर रही है, जदयू भी बात कर रही है, लेकिन बदलाव अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन इनके साथ मिशन है और विजन भी है, किस तरह से बदलाव करेंगे। जब इन्होंने पब्लिक के सामने रखा, पूरे बिहार वासियों के सामने रखा, आज पूरे बिहार के लोग स्वतः बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आज लाखों की संख्या में पार्टी लॉन्चिंग के दिन पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जनसुराज से जुड़ चुके हैं। देखिए, एक तरफ जन सुराज जो है वो हर तबके के समाज को यहाँ टिकट दिया है, चाहे आप SC ST को लीजिए या माइनॉरिटी को लीजिए या अदर समाज को लीजिए। अब आप देख भी रहे हैं, जैसे आप बेलागंज में माइनॉरिटी को मिला, इमामगंज में आपको SC समाज ST को मिला जी। और एक तरफ जो है कि बेटी बहू सब मैदान में है। तो इस पे प्रशांत किशोर जी ने स्पेशल सर्वे कराया पूरे बिहार का, कि भाई पूरे बिहार में आजादी के बाद से मात्र 1200 परिवार ही है जो राजनीति में अपना दबदबा रखता है। कभी यही लोग राजद में होते हैं, कभी यही लोग जदयू में चले जाते हैं, यही लोग कभी भाजपा में चले जाते हैं, यही लोग कांग्रेस में जाते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन अपना साम्राज्य को स्थापित किए हुए रहते हैं। परिवारवाद वही चीज है कि भाई अब लगा कि भाई 7 बार 8 बार अब हम रह गए, अब हमारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, अपने हट के बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। आप मैं इमामगंज में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं कि माननीय सीताराम मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, माननीय संतोष मांझी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो यहाँ जब वो हुआ कि भाई इमामगंज का जब सीट खाली हुआ, तो यहाँ के लोगों को लगा था कि मांझी समाज का कोई आम आदमी को यहाँ टिकट मिलेगा, कोई स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। यहाँ से काफी संख्या में लोग जुड़े थे उस उम्मीद के साथ कि सीट खाली हुआ, हम लोग को मौका मिलेगा। लेकिन रातों रात जब लोगों को पता चला कि भाई कोई कार्यकर्ता को नहीं, उनकी बहू चुन लेंगे, माननीय संतोष कुमार सुमन जी की पत्नी चुन लगी, तो काफी निराशा हाथ लगा। अब जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मैं कई मांझी समाज के गांव में भी गया, तो उन लोग भी उतना उत्साहित नहीं जितना पहले उत्साहित हुआ करते थे कि हमारी पार्टी है, हमारे लोग। अब तो कहते हैं मांझी जी का अपना पार्टी है, अपना लोग समदिन विधायिका हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, एक बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, अब बहू को यहाँ से टिकट दे दिया, तो घर की पार्टी होकर रह गई। प्राइवेट लिमिटेड इसी को तो कहते हैं। आपने कहा बेलागंज का चर्चा किया, तो बेलागंज में भी आप लोगों ने देखा कि भाई 8 बार लगातार सूर्य प्रसाद यादव जी वहां से विधायक रहे। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी मगध में, बेलागंज में 65,000 के करीब वहां मुसलमान है। वो लगातार M22 समीकरण के नाम पर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को वोट देते रहे और उनको विधायक बनाते रहे। इस बार जब उनको लोकसभा का टिकट मिला, तो पूरे जहानाबाद अरवल जिला के लोगों ने और गया जिला के लोगों ने मजबूती से उनका साथ दिया और उनको सांसद बनाया। जब सांसद बन गए तो ये सीट बेलागंज से खाली हुआ, तो 65,000 मुसलमानों को उम्मीद था कि राजद, चूंकि M22 समीकरण की पार्टी है, 8 बार यादव समाज के लोग यहाँ विधायक रह चुके हैं, हमारी बड़ी आबादी है, इस बार हमको टिकट मिलेगा। लोग बहुत उम्मीद में थे, लेकिन आनंद फानंद में जब रातों रात ऐलान हो गया कि अब यहाँ का जो उम्मीदवार होंगे वो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे होंगे, तो वहां भी लोगों को यही निराशा हाथ लगी। और हमारी पार्टी ने जो कहा है, जनसुराज पार्टी, कि वह जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी देंगे। एनडीए ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। आपके महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन ने भी एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन हमारी पार्टी ने 4 जगह जो टिकट दिया है, तो उसने बेलागंज में मुसलमान को उम्मीदवार बनाया। तो वहां जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं कि चलिए भाई, कोई तो पार्टी है जो मुसलमानों को सोच रहा है, मुसलमानों के बारे में फिक्र कर रहा है। तो वहाँ काफी संख्या में मुसलमान आज जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेलागंज से रिजल्ट जनसुराज के फेवर में होगा। देखिए, जनसुराज ने आपको बहुत जल्द स्टार प्रचारक के रूप में भी घोषित किया है। देखिए, हम लोग शुरू से संघर्षशील रहे हैं, 6 साल लगातार पूरे बिहार दौड़े हैं। तो जो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो ग्राउंड पे काम करती है। जगह जगह से फीडबैक आता है कि भाई कौन लोगों का कहाँ कहाँ पकड़ है। तो फीडबैक जब मिला कि नहीं, वसीम नैयर अंसारी साहब पूरे बिहार में काम कर रहे थे, इनके लोग पूरे बिहार में चाहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने उस लायक हमको समझा, तो उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है। और जब बनाया है तो हम भी उतनी ही ऊर्जा के साथ अपने जो काम है, जो मेरा जिम्मेदारी मिला, उसको हम निभा रहे हैं। रात दिन अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कैंप कर रहे हैं। 7 दिन मुझे अभी जिम्मेदारी इमामगंज का मिला है, मैं 7 दिन लगातार इमामगंज में रहूंगा
और 3-3 दिन हमारी जिम्मेदारी बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में 3-3 दिन उधर जाऊंगा। देखिए, इमामगंज विधानसभा एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, लेकिन जब और जन स्वराज को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है कयास भी लगाया जा रहा है, आशंका भी जो है काफी उल्टा होने जा रहा है, और अब जो है दूसरे नंबर की पार्टी बनती भी जा रही है। नहीं, दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो लड़ाई है, एक पार्टी जो पहले से एनडीए है, इतना विरोध परिवारवाद की वजह से हो गया कि उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी ने रिजाइन कर दिया है, तो वो तो लड़ाई में कहीं से है ही नहीं। अब लड़ाई जो है वो रोशन मांझी वर्सेस हमारे डॉक्टर जितेंद्र पासवान के बीच में हो गया। देखिए, राजद से मुसलमानों का वही स्थिति है कि भाई आप जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आप तो मुसलमान को टिकट देते नहीं है। शहाबुद्दीन साहब ने आपकी पार्टी के लिए रात दिन एक किया, उनकी जब पत्नी का चुनाव जब सिवान से लड़ती तो आप वहां अपना उम्मीदवार दे देते हैं, आप उनके साथ भी न्याय नहीं किया। अब आइए कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, 4 विधानसभा का टिकट आपको लगा, आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अभी बगल का राज्य, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जहां मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से झारखंड का बॉर्डर सटता है, झारखंड में भी साथ साथ चुनाव चल रहा है। झारखंड में भी राजद पार्टी जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, वहां भी इसको 6 सीट मिला, वहां भी 6 सीट में भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। 6 वहां नहीं दिए, 4 बिहार में नहीं दिए, तो 10 में एक भी मुसलमानों को जब टिकट नहीं मिला तो पूरे बिहार के मुसलमान, झारखंड के मुसलमान राजद से काफी नाराज हैं और निराश भी हैं, जिसका खामियाजा ये जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव, इसमें देखिएगा कि राजद कहीं नजर नहीं है। देखिए, माइनॉरिटी का बिहार में 18% आबादी है, क्या लगता है आगे जन स्वराज का जो समीकरण है वो कैसा रहेगा? आप अभी से देख सकते हैं कि भाई अभी पार्टी लॉन्च हुए 2 तारीख को लॉन्च हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ है, आधे से ज्यादा मुसलमान राजद के भाग के जन स्वराज ज्वाइन कर लिया। माननीय जगदा बाबू जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लेटर निकाला कि राजद के लोग जन स्वराज में न जाएं, उन्होंने हवाला दिया कि भाई आप समाजवादी हैं, ये है, जन स्वराज में जाने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यकर्ता भाग रहे हैं, उनको चिंता बढ़ी हुई है, चिंता बढ़नी भी चाहिए। जगदा जी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बेटा उनके सुधाकर सिंह को उन्होंने एमएलए का टिकट दिलाया, फिर उसी बेटा को एमपी का आपने टिकट दिलाया। जब वो एमपी बन गए, जो सीट खाली हुआ था, रामगढ़ के लोगों को भी यही लगा था कि यहाँ किसी आम कार्यकर्ता को, स्थानीय लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन उस टिकट को भी उनके तीसरे जो बेटे हैं वो जदयू में थे, कल तक जदयू से रिजाइन करा करके राजद ज्वाइन कराए, और राजद ज्वाइन कराने के बाद उनको भी टिकट इस बार उन्होंने दे दिया। एक घर में 3 बेटा को 1 साल के अंदर में राजद ने उसको टिकट दिया। एक बेटा उनके और है डॉक्टर पुनीत सिंह, जिनको ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का जो चुनाव होता है उसमें राजद ने 2 बार टिकट दिया, सुधाकर सिंह को टिकट दिया और अभी अजीत सिंह को टिकट दिया। बाबूजी प्रदेश का अध्यक्ष हैं और तीनों बेटा उस पार्टी के उम्मीदवार हैं। यही तो परिवारवाद है। आप चाहते नहीं कि आम आदमी आगे बढ़े। जो लालू जी पहले कहते थे भाई कि आम आदमी की आवाज है, गरीब गुरबों की आवाज है, तो गरीबों की आवाज रहे कहाँ? आप तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए, 8-10 लोग हैं, उन्हीं के बाल बच्चों को खाली आगे बढ़ाने का सोचते हैं। आम आदमी क्यों आपको वोट देगा? आम आदमी क्यों आपके साथ जुड़ेगा? तो ये परिवारवाद एक जगह नहीं किए, सिर्फ बेलागंज में राजद ने नहीं किया, बेलागंज के साथ साथ इन्होंने रामगढ़ में वही काम किया। और रामगढ़ का भी जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे दिखाई देंगे। एक सवाल और सर, कि यहाँ जितेंद्र पासवान जो हैं, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, वो यहाँ की मतदाता को रुझाने में कितना सक्षम हो पाएंगे? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी पेशे से डॉक्टर भी हैं और जनहित से जुड़े हुए लोग हैं। कोरोना काल में उन्होंने काफी जनसेवा किया है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार चयन करने का जो प्रक्रिया है वो लोगों के बीच में जाकर के चयन करते हैं। इमामगंज में भी बैठक हुई, पूरे लोगों का नाम आया, 5-6 लोगों का नाम था। 5-6 लोगों में से फाइनल 2 नाम बच गया, एक जितेंद्र पासवान जी का और एक आपके डुमरिया के हैं बिगन पासवान। 2 लोगों वाले पासवान, लास्ट 3 में से फिर 2 हो गए। बिगन पासवान के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, जितेंद्र पासवान जी लोकप्रिय हैं, चेहरा इनको जानता है, इनकी सेवा को लोग पहचानता है, जनप्रतिनिधि 2 बार मुखिया रह चुके हैं और पेशे से डॉक्टर है, तो सभी समाज सही वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, फिर उन पे मोहर लगा है, तो लोकप्रियता है, लोग जान रहे हैं और वोट भी देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।